नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा के सीज़न 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो किस्सा हमें भेजा है संजीव सिंह पाल ने। संजीव सिंह पाल मुंबई में रहते हैं और पेशे से वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट भी हैं, ऑर्गेनिक फूड का काम करते हैं और इसके अलावा फिल्म प्रोडक्शन में भी हैं। तो चलिए सुनते हैं ये किस्सा, और इस किस्से का नाम है स्पीड ब्रेकर। तो चलिए बनिए इस किस्से का हिस्सा और चलिए किस्सों के सफ़र में हमारे साथ। आप अगर छोटे शहर के रहने वाले हैं तो फिर आप ये बात भली भांति जानते हैं कि छोटे शहरों का अपना एक अलग मिजाज होता है। वहाँ जिस तरह के लोग रहते हैं, उनकी जो दिनचर्या होती है, उसका एक अलग अंदाज होता है। छोटे शहरों में आप छोटी छोटी बातों का खूब ध्यान रखते हैं। महानगरी की दुनिया में शायद ये छोटी बातें कहीं खो सी जाती हैं। संजीव सिंह पाल हिमाचल के एक छोटे से शहर नाहन से रहने वाले हैं। नाहन हिमाचल के सिरमौर जिले का एक शहर है। हालांकि इसकी ऊंचाई कुछ खास नहीं है, करीबन 932 मीटर के आसपास, लेकिन ये है अत्यंत खूबसूरत। आसपास आपको ऊंचे पहाड़ भी दिखाई देंगे और कभी कभी जब मौसम का मिजाज बढ़िया होता है तो यहाँ बर्फ़ के कुछ चींटे दिख जाते हैं। तो बहरहाल ये किस्सा तब का है कि जब संजीव नाहन की अपनी वो प्यारी सी दुनिया छोड़ मुंबई शहर में अपने आप को जमाने के लिए निकल पड़े। जब आप छोटे शहर से बड़े शहर जाते हैं तो आप में अलग तरह की उमंग रहती है। आप में वो जज्बा भी रहता है कि अब हम छोटे शहर से निकल बड़े शहर में जाकर कुछ बड़ा काम करेंगे। संजीव के साथ भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि संजीव सिंह की बुआ जो हैं वो मुंबई में रहती थी, तो संजीव को रहने की कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर फिर भी संघर्ष तो संघर्ष ही रहता है। घर बार छोड़, छोटे से शहर को छोड़ मुंबई आके रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। संजीव ने धीरे धीरे मेहनत करनी शुरू की। टेक्सटाइल के क्षेत्र में संजीव कूदे तो फिर ये क्षेत्र उन्हें जम गया, या यूं कहें कि मुंबई उन्हें रास आ गई। मुंबई ने उन्हें अपना लिया था। और लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपका मन एक बार मुंबई शहर में लग जाए तो फिर शायद दुनिया के किसी और शहर में नहीं लग सकता। संजीव के साथ शायद कुछ ऐसा हुआ भी, लेकिन फिर वो एक छोटे शहर के भी थे, तो कहीं ना कहीं उनके मन में नाहन शहर भी पूरी तरह से बसा हुआ था। महानगर या मुंबई की गहमा गहमी में जब भी उन्हें समय मिलता, झट से नाहन जाने का प्रोग्राम बना लेते। मुंबई से नाहन आना हालांकि आसान है और बहुत से ज़रिए हैं, लेकिन हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय मुंबई से नाहन आने के कुछ सीमित साधन थे। बस से मुंबई से नाहन आना शायद बहुत मुश्किल काम है। इसके अलावा आप ट्रेन पकड़कर मुंबई से दिल्ली और फिर दिल्ली से अंबाला और फिर अंबाला से नाहन जा सकते हैं, लेकिन फिर रेल मंत्रालय ने बाकी कुछ और ट्रेनें भी चलाई। इससे अब मुंबई से अंबाला एक सीधी ट्रेन आने लगी, तो नाहन का सफ़र संजीव के लिए अब आसान हो गया। आप सीधे अंबाला स्टेशन उतरें और अंबाला कैंट स्टेशन से बस या कोई दूसरी गाड़ी ले नाहन पहुंच जाएं। संजीव का कहना है कि उन्हें कभी भी बस का सफ़र करना पसंद नहीं रहा। अलग अलग तरह की सवारियां रहती थी बस में, और उन्हें लगता था कि नहीं, बेहतर यही होगा कि वो अंबाला शहर उतरें और वहाँ से फिर टैक्सी ले अपने घर नाहन पहुँचें। अंबाला से नाहन की दूरी मात्र 62-63 किलोमीटर के आसपास है। छोटे शहरों की एक बात खास और है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस शहर के लिए आइकॉनिक बन जाती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें एक तरफ, कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिन्हें लेकर आप उस शहर की पहचान बता सकते हैं। नाहन के साथ भी कुछ ऐसा है। नाहन के लोग अक्सर
अपनी जगह की पहचान स्पीड ब्रेकर से भी देते हैं। चाहे फिर वो रानी की ताल के पास का स्पीड ब्रेकर हो या फिर डॉक्टर फिली के क्लिनिक के पास का स्पीड ब्रेकर। हैरत की बात यह है कि अक्सर दोस्त अपने मिलने का स्थान भी कुछ इस तरह बताते हैं कि देखिए डॉक्टर फिली के पास के स्पीड ब्रेकर के पास हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। मुंबई या दूसरे बड़े शहरों में ना जाने कितने स्पीड ब्रेकर होंगे और शायद हमने बेचारे इन स्पीड ब्रेकर्स की तरफ कभी ध्यान दिया भी नहीं होगा। लेकिन यहीं छोटे शहरों की एक ख़ास बात है कि हर छोटी छोटी चीज़ के मायने रहा करते हैं। तो एक तरफ या तो आप ट्रेन लेकर अंबाला आएं और फिर वहाँ से नाहन की ओर कूच करें। इसके अलावा फ़्लाइट से भी नाहन आने का एक ज़रिया है। आप चंडीगढ़ तक फ़्लाइट से आ सकते हैं और फिर चंडीगढ़ के बाद आप नाहन बस या टैक्सी से जा सकते हैं। चंडीगढ़ से नाहन करीबन 82-85 किलोमीटर के आसपास है। ये बात साल 1993 की है और जितने भी लोग मुंबई में रहते हैं या मुंबई से जुड़े हुए हैं वो ये बात जानते हैं कि 1993 का साल मुंबई शहर के लिए बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आया। सीरियल ब्लास्ट या बम धमाकों ने मुंबई की पूरी धरती को हिला कर रख दिया। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजर था। बहुत से लोगों ने, उनके नाते रिश्तेदारों ने इन बम धमाकों में अपनी जान भी गंवाई। आम आदमी की ज़िंदगी पर भी इन बम धमाकों ने काफ़ी असर डाला। जो लोग बसों या ट्रेनों से सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन्स में मुंबई में, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इन बम धमाकों ने एक गहरी छाप छोड़ी। संजीव भी इससे अछूता न रह पाया। संजीव सिंह का मानना है कि जहां मदमस्ती में वो मुंबई की सड़कों पर, मुंबई की ट्रेनों में घुमा करते थे, बम धमाकों के बाद अचानक पूरे के पूरे इस हादसे के बाद कहीं ना कहीं सभी के मन में एक संशय आ गया। अब लोग थोड़ा फूक फूक कर कदम रखने लगे। बहरहाल जब आप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आपको इन हादसों को भुलाकर ज़िंदगी को आगे जीना भी पड़ता है। तो क्रम चल पड़ा। अब संजीव अपने व्यवसाय में अच्छा करने लगे थे। धीरे धीरे इनकम भी बढ़ रही थी। हालांकि इनकम बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, पर छोटे शहर के लड़के के लिए ये इनकम काफ़ी थी। और फिर जब आप एक बड़े शहर में जाकर कामयाब होने लगते हैं तो आपको लगता है कि चलिए घर चलते हैं और थोड़ा यार दोस्तों पर, परिवार पर रोब भी जमाया जाए। परिवार के लोग भी या दोस्त भी जो छोटे शहरों में होते हैं, बड़े शहरों के अपने दोस्तों की तरफ देखकर फ़ख्र भी करते हैं। 1993 गया और फिर 1994 आया। 1994 में इस बीच संजीव लगातार नाहन जा रहे थे, लेकिन फिर जब काम बढ़ा तो नाहन जाने का क्रम थोड़ा धीमा पड़ गया। फिर 1994 में अचानक एक दिन जब वो अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, उन्हें उनके दोस्त ने फ़ोन करके बताया कि अगर तुम्हें नाहन जाना है तो एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है। तो झट से संजीव इंटरेस्टेड हो गए। उन्होंने अपने दोस्त से पूछा कि बताइए किस तरह का ऑफ़र आया है। तो उनके मित्र ने बताया कि देखिए ऐसा है कि कुछ एक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं जो मुंबई में स्टॉप ओवर करके फिर चंडीगढ़ जाती हैं। आमतौर पे ये कनाडा की फ़्लाइट्स रहा करती थी। तो कनाडा जाने वाले जितने भी लोग पंजाब से होते थे वो ये फ़्लाइट ले या तो बॉम्बे में स्टॉप ओवर पर मुंबई शहर में उतरते थे या फिर चंडीगढ़ जाते थे और वहाँ से पंजाब जाते थे। तो संजीव को जैसे ही ये मालूम हुआ कि एक इंटरनेशनल फ़्लाइट है जिसकी टिकट सस्ते दर पर मिल रही है, तो झट से संजीव का मन एक बार फिर नाहन जाने के लिए हो गया। संजीव ने ऑफिस में अपना सारा काम निपटाया और सारा काम निपटा कर वो झट से घर पहुंच गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बुआ को बताया कि देखिए मुझे नाहन जाना है आज ही और एक बहुत अच्छा फ़्लाइट का ऑफ़र आया है, कम कीमत पर टिकट मिल रही है, तो ऐसे में माँ बाबा से भी मिला हूँगा, परिवार और दोस्तों से भी मिलना होगा और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अक्सर जब आप बड़े शहर में नौकरी कर रहे होते हैं और आपको अपने घर वापस जाना होता है तो आपको लेकर
परिवार और दूसरे दोस्तों में कुछ उम्मीदें भी रहती हैं। उन्हें भी लगता है कि बड़े शहर से आया है, कुछ गिफ्ट आएंगे, कुछ इस तरह की चीज़ों की अपेक्षा हो ही जाती है। संजीव क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे तो वो अक्सर जब भी घर जाते सभी नाते रिश्तेदारों के लिए, यार दोस्तों के लिए ढेर सारे कपड़े भी लेकर जाया करते थे, रेडीमेड शर्ट्स, ट्राउज़र्स। हालांकि आज ये प्रोग्राम अकस्मात बना था तो ज़्यादा समय तो संजीव को नहीं मिला, पर जितना भी समय मिला उन्होंने अपने दोस्तों के लिए तोहफे बटोरे, परिवार वालों के लिए कपड़े बटोरे और सोचा कि चलिए नाहन पहुंच उन सबको सरप्राइज़ किया जाए। अक्सर जब वो नाहन जाने की तैयारी करते थे तो उनकी बुआ भी उनके साथ खूब सारा सामान बांध दिया करती थी। उन्हें लगता था कि इस बहाने परिवार के पास उनकी तरफ से बहुत सारे तोहफे भी पहुंच जाएंगे। मुश्किल ये थी कि क्योंकि ये कार्यक्रम अकस्मात बना था, संजीव के पास सारे तोहफों को समेट कर ले जाने के लिए कोई उपयुक्त ट्रैवल बैग नहीं था। अक्सर जब वो एक आध दिन के लिए जाया करते थे, एक छोटा बैग काम कर जाता था। क्योंकि ये कार्यक्रम अकस्मात बना तो संजीव के पास इतना मौका नहीं रहा कि वो बड़ा बैग खरीदे, तो उन्होंने इस समस्या को बुआ के साथ शेयर किया। बाकी जितने भी ट्रैवल बैग्स थे बुआ के पास वो काफ़ी बड़े थे। फिर घर में एक कवायद शुरू हुई और फिर एक पुराना आर्मी का होल्ड ऑल, या जिसे कहते हैं कि आर्मी का एक डफल बैग ढूंढ निकाला गया। ये वो टिपिकल एक आर्मी रक्सैक की तरह का बैग था जिसमें बहुत सारे फीते लगे हुए थे और बहुत सारे बकल्स थे और आप उसमें सामान डाल उसे ठीक से पैक कर सकते थे। तो संजीव बैग को देखकर मुस्कुराए और कहा कि ये काम कर जाएगा, और फिर झटपट जितने भी तोहफे, कपड़े, सामान था वो किसी तरह उस आर्मी के डफल बैग में ठूसा गया। चारों तरफ से फीते कसे गए और संजीव बैग उठा एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ा। फ्लाइट का कार्यक्रम कुछ इस तरह का था कि इस फ्लाइट ने संजीव को 1:30 बजे चंडीगढ़ लैंड करवाना था। यानी ये फ्लाइट चंडीगढ़ 1:30 बजे पहुंचने वाली थी। अक्सर संजीव के बाबा उनसे कहा करते थे कि अगर तुम बॉम्बे से आ रहे हो तो तुम्हें इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि तुम समय पर अम्बाला या चंडीगढ़ पहुंचो। और अक्सर वो ये भी किया करते थे कि अपने बेटे के लिए वो या तो किसी गाड़ी का इंतज़ाम कर दिया करते थे या सख्त हिदायत थी कि आप समय पर नाहन पहुँचें। ऐसा नहीं है कि उन्हें इसको लेकर मन में किसी तरह का डर था, पर उन्हें लगता था कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उपयुक्त समय पर पहुँचना बेहतर है। बहरहाल ये तो सरप्राइज़ था और ये कार्यक्रम अचानक ही बना था, तो ऐसे में बाबा की ताकीद ना तो याद रही और ना ही इस ताकीद पर अमल करने का मौका मिला। फ्लाइट काफ़ी कंफर्टेबल थी और 1:30 बजे एयर इंडिया की ये फ्लाइट चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर लैंड हुई। अब 1:30 बजे का समय था और नाहन कोई इतना बड़ा शहर है नहीं कि आपको हर समय नाहन के लिए चंडीगढ़ से उपयुक्त बस सेवाएं मिल पाएं। इधर उधर देखने के बाद संजीव ने देखा कि कोई टैक्सी वाला भी ऐसा नहीं है जो उन्हें इस समय नाहन ले जाने के लिए राज़ी हो रहा हो। बहुत देर तक बस स्टैंड पर खड़े, एयरपोर्ट के आसपास सब जगह उन्होंने कोशिश की कि उन्हें कोई गाड़ी या उन्हें कोई बस सेवा मिल जाए, पर कुछ समझ आ नहीं रहा था। ऐसे में संजीव को सूझा कि ठीक है, अपने एक मित्र को फ़ोन किया जाए और मालूम किया जाए कि क्या कोई ऐसी बस है जो उन्हें नाहन पहुंचा सकती हो। नींद में ही उनके दोस्त ने पहले तो संजीव को जी भर के कोसा और फिर कहा कि देखिए, मुझे ये मालूम है कि एक बस है जो धर्मशाला से देहरादून जाती है। वो बस 1:30 बजे या 1:40 के आसपास चंडीगढ़ में होती है और अगर आप वो बस पकड़ पाएँ तो वो बस आपको नाहन छोड़ देगी। अक्सर यूपी रोडवेज़ की बसें जो इस रूट पर चलती हैं वो नाहन नहीं जाती, पर चूंकि ये एक HRTC की बस थी तो ये नाहन जा रही थी। संजीव ने जैसे ही अपने दोस्त की बात सुनी वो झटपट बस स्टैंड पहुंच गए। संजीव का भाग्य अच्छा था कि ये बस अभी बस स्टैंड पर थी। दूसरी बात ये
कि ये बस नाहन भी जाने वाली थी।